तो आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्सेस हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स और पॉइंट चार्ज का मोशन देखा, और करंट कैरिंग वायर के ऊपर देखा, करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर फोर्स और कैलकुलेट किया। लास्ट टाइम में मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है तो ये करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह, और उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है तो Ni A के इक्वल होता है। अगर इस करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग लूप के ऊपर भी टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है, जैसे किसी बार मैग्नेट के ऊपर एक्ट करता, कितना टॉर्क एक्ट करेगा M क्रॉस B के ऊपर। और क्योंकि टॉर्क एक्ट करेगा तो हम इस बार मैग्नेट के साथ अगर बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो हम इस बार मैग्नेट के साथ बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह मैग्नेटिक डाइपोल के पास भी मैग्नेटिक डाइपोल के साथ भी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट कर सकते हैं। क्योंकि तुम गेस कर सकते हो कि हम जैसे इस बार मैग्नेट को हम रिलीज करेंगे ना, तो ये बार मैग्नेट यहाँ पर नहीं रुकेगा। ठीक है, वो टॉर्क की वजह से ऐसे रोटेट होगा, और रोटेट हो करके जब ये हॉरिजॉन्टल मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल अलाइन हो जाएगा तो तो उस टाइम तक डाइपोल के पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम बोलेंगे ये एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से आई है। एंगुलर वेलोसिटी हम ऐसा बोल सकते हैं कि डाइपोल जब इनिशियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था तो डाइपोल के पास पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी थी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी थी, और यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में हमें जब ये डाइपोल रोटेट होकर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है तो यही पोटेंशियल एनर्जी हमें काइनेटिक फॉर्म में दिखती है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो बिल्कुल सेम कैलकुलेशन के बाद पोटेंशियल एनर्जी का भी जो एक्सप्रेशन है ना, बिल्कुल पहले की तरह -m.b। ठीक है, ये तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हुआ करता था। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हम बोलते थे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है P क्रॉस E के इक्वल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास इलेक्ट्रिक एक पोटेंशियल एनर्जी होती है -P.E के इक्वल। और ये पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं डाइपोल के ऊपर कंसीडरिंग थीटा इक्वल्स 90 डिग्री एज रेफरेंस। बिल्कुल सेम एनालॉजी हम मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो करंट कैरिंग कॉइल के लिए भी सारे रिजल्ट्स एज सच वैलिड है। अब तुम लोगों को याद होगा जब मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा रहा था ना, तो उस टाइम मैंने बार बार स्ट्रेस दिया था और इस चीज को एम्फसाइज किया था कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका रीजन है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो रिजल्ट्स है ना वो बिल्कुल एज सच मैग्नेटिक डाइपोल्स के लिए भी यूज होते हैं, करंट कैरिंग कॉइल के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, और बिहेवियर बार मैग्नेट का यानी मैग्नेटिक डाइपोल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वैसा ही होता है जैसा कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशंस, थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसमें और थ्योरी में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशंस बहुत सारे रहते हैं। तो एप्लीकेशंस में से कौन कौन से एप्लीकेशंस, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल से हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन आता है साइक्लोट्रॉन का। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन आता है
उसके बाद और कौन सा एप्लीकेशन आता है, उसके बाद तो फिर करंट कैरिंग कॉइल ही आ जाता है। मतलब करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स आ जाता है, तो उससे कौन सा एप्लीकेशन आता है, जैसे लाउड स्पीकर है या स्पीकर। ठीक है, तुम लोग, अच्छा जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैं पूछ रहा था कि एप्लीकेशन बताओ मैग्नेटिज्म के, तो बहुत लोगों ने स्पीकर का एग्जाम्पल दिया था, और वो एग्जाम्पल आज हम देखेंगे कि एक्चुअली मैग्नेट लाउड स्पीकर में क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है। और एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक मोटर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर या टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप से हम इलेक्ट्रिक मोटर भी बनाते हैं। ठीक है, और देखो ये वाला जो एप्लीकेशन है ना, मैं स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूंगा तुम घर पे खुद का अपना इलेक्ट्रिक मोटर डिजाइन करोगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके लिए बस तुम्हें छोटे से मैग्नेट्स चाहिए होंगे, जो कि किसी भी शॉप से मिल जाए। और इसके अलावा क्या क्या एप्लीकेशन होंगे तुम लोग भी बताओ। और है मैग्नेटिक बॉटल्स। और क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पे, मतलब वो एप्लीकेशन जो तुम्हारे अभी थ्योरी का जो पार्ट हुआ है ना, उसमें से हम एक्सप्लेन कर पाए। और मैग्नेटिक बॉटल हो गया, और नेचुरल फिनोमेना में जैसे ऑरोरा बोरियलिस, ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, लेकिन उसको सिंपल टर्म्स में हम थोड़ा बहुत ऑस्ट्रियालिस। गुड गुड गुड, सोलर विंड की वजह से। और ये सारे एप्लीकेशंस मैं बता रहा हूँ, तुम लोग कोई एप्लीकेशन बता ही नहीं। और कौन सा एप्लीकेशन है, चलो हमारा ही भी है, लेकिन इसको देखते हैं, इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अच्छा, नहीं मुझे फोर्स से रिलेटेड, मैग्नेटिक फोर्स की एप्लीकेशन चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स के ये सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अच्छा ये एक एप्लीकेशन, ये पता नहीं तुम माइक्रोवेव, तुम लोगों को बताया था ना माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का ऑपरेशन, माइक्रोवेव बताया था ना तुम लोगों को, नहीं बताया था। माइक्रोवेव कैसे फंक्शन करता है, माइक्रोवेव का ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है। ये माइक्रोवेव कैविटी है, इसके अंदर मैग्नेट्रॉन होता है, हाई वोल्टेज पर वो इलेक्ट्रिक, वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैंडिंग वेव क्रिएट करता है। ठीक है, माइक्रोवेव इसीलिए नाम है, वो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी वाले रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ऐसे स्टैंडिंग वेव बनती है इस तरह से। ठीक है, स्टैंडिंग वेव बनती है, स्टैंडिंग वेव इस तरह से बनती है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोल रहा हूँ, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, लेकिन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, और यही रीजन है जितने भी एंटेनाज होते हैं ना, तो उनको हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो इसमें मेजर रोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होती है। तो सैटेलाइट से तुम्हारा, अगर सैटेलाइट चैनल है तो सैटेलाइट से तुम्हारे फेवरेट चैनल का जो सिग्नल है वो ऐसे एंटेना में आता है तुम्हारे। ठीक है, और एंटेना के अंदर ना, जो एंटेना होता है उसके अंदर इस तरह से मान लो, इस तरह से एंटेना है। ठीक है, तो एंटेना पे जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, तो बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है तो बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी से एंटेना के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते हैं।
और जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी का करंट प्रोड्यूस होता है, और उसी फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है ना, वो फिर टीवी में डिकोड होकर के तुम्हारा फेवरेट चैनल डिस्प्ले होता है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मतलब इसका आइडिया दे रहा था। हाँ, तो माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है कि हम ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ऑसिलेट करती है, यहाँ इधर जाती है, फिर इधर कम होकर इधर जाती है। तो होता क्या है कि हम कोई भी अपना फेवरेट डिश अंदर रखते हैं, और कोई भी खाने का कोई भी आइटम तुम रखोगे तो उसमें मैक्सिमम पोर्शन पानी होता है, ठीक है, वाटर होता है। तो वाटर का कंटेंट क्योंकि हर तरह के फूड आइटम्स में ज़्यादा होता है, तो उनको अगर तुम रखते हो माइक्रोवेव के अंदर, तो क्या होता है कि इसके अंदर वाटर का मतलब इसके अंदर वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो खुद उनका एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो हर एक वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट करते हो, तो ऑसिलेट करने की वजह से क्या होता है, पहले ये सारे डाइपोल्स ना रूट अलाइन होने लगते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इधर की तरफ है, तो वो एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, तो फिर इन पे टॉर्क एक्ट करता है और वो फिर दूसरी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, वो क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक है। और ऑसिलेट करने की वजह से क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज करते जाती है, और बहुत तेजी से ये हीट अप हो जाता है, ठीक है। तो कंपेयर टू अदर टेक्निक्स, माइक्रोवेव को यूज करके हम जल्दी कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है, या हीट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें रेडिएशन है और बहुत हार्मफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है और वो कोई हार्मफुल नहीं है, ठीक है। और चलो हाँ, तो आज की क्लास में ना मेरा मेन कंसर्न है इलेक्ट्रिक मोटर कवर करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और ये समझना भी ज़रूरी है, मतलब इसको समझना भी थोड़ा चैलेंजिंग होगा, और बाकी सारे एप्लीकेशन सिंपल 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 है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक मोटर को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये सारे, और इसमें साइक्लोट्रॉन को भी समझाना पड़ेगा, तो इन दोनों में अच्छी खासी थ्योरी है, लेकिन बाकी सारे एप्लीकेशंस वो बहुत जल्दी जल्दी बता दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक मोटर हम कैसे बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब है कि हमें, ठीक है, उसमें अगर कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर अगर तुम्हारे पास होगा, तो उसकी इस तरह का एक, ठीक है, सिलेंडरिकल शेप की बॉडी रहती है, और यहाँ से ऐसे करके शाफ्ट निकला रहता है, ठीक है। तो अब सबसे छोटा सिंपलेस्ट टाइप का मोटर इसी तरह का दिखेगा, और कोई भी मोटर होगा उसमें अल्टीमेटली एक ये रोटेटिंग पार्ट रहता है, उसको रोटर बोलते हैं, और एक स्टेशनरी पार्ट रहता है, उसको स्टेटर बोलते हैं, रोटर स्टेटर। तो ये जो रोटेटिंग पार्ट है ना, जब मोटर को ऑन करते हैं, ठीक है, ये दोनों वायर्स है, जब ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये जो शाफ्ट है ना, ये रोटेट करता है। अब इस रोटेशन को हम यूज कर सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। अगर तुम्हें इसको इसका फैन बनाना है, तो यहाँ पे फैन के ब्लेड्स लगा दो, है ना। या अगर तुम्हें इसको कन्वेयर बेल्ट से कनेक्ट करके तुम्हें और कुछ काम करना है, तो तुम बाकी काम भी कर सकते हो। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें भी, जैसे टेस्ला कार होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज हुआ होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर से ना हम डायरेक्टली हम रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक। टेस्ला काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है बाकी सारे कार्स के कंपैरिजन में, उसमें बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो कंपनी अपने आर एन डी से वो सारे जो डिज़ाइंस है खुद के अपने रिसर्च किए हुए फिर पेटेंट किए हुए होते हैं। उसके मेन प्रॉब्लम जो ये तुम्हारी टेस्ला कार थी, उसकी मेन प्रॉब्लम थी कि वो एनर्जी स्टोरेज की, कि हम कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं।
तो पहले की जो बैटरी होती थी ना वो बहुत ज़्यादा बल्की होती थी, तो उसने बिल्कुल कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट सेल्स डिज़ाइन किए और एक काम किया है कि उस सेल को ना यूनिफॉर्मली ना इसके बेस में रख दिया। तो सारा का सारा जो वेट होता है ना टेस्ला गाड़ियों का, उसका बिल्कुल यहाँ पर होता है, इस जगह पर, जिसकी वजह से इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है बाकी किसी भी कार की कंपैरिजन सबसे नीचे होती है। जो बाकी हमारी आईसी इंजन वाली कार होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है ना कि इंजन यहाँ पे रखा होता है, यहाँ पे रखा होता है अलग, किसी में रियर टायर से पावर डिलीवर होता है, किसी में आगे वाले टायर आगे वाले व्हील्स पे पावर डिलीवर होता है। तो इंजन का पार्ट जो होता है ना वो, मतलब अगर इसका मैकेनिकल एस्पेक्ट देखें तो इसका बॉडी का कंस्ट्रक्शन थोड़ा अनइवन होता है, तो उसको हमें बैलेंस भी करना होता है कि इसका जो डायनामिक्स है मोशन के टाइम में वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है टेस्ला के पास। दूसरा दूसरा कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना, ये इलेक्ट्रिक मोटर डायरेक्टली रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है। सीधा हम लोग क्या करते हैं ना, सीधा सीधा हम लोग ये जो मोटर है उसको सीधा व्हील से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो आईसी इंजन होते हैं, तुम्हें पता है पिछले थर्मोडायनामिक्स में तुमने आईसी इंजन मतलब हीट इंजन्स पढ़ा हुआ है, तो हीट इंजन्स को यूज करके हम टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए हमें एक अलग पूरे पूरा वो अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्रैंक शाफ्ट लगाना पड़ता है इस तरह से, और वो ये फिक्स होता है और ये ऊपर नीचे जाता है ना, ये वाला पार्ट जो है ना मूवेबल है फ्रीली। तो ये ऊपर ऊपर जो इसका टू एंड फ्रो मोशन है उसको पहले हमें रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जा करके हम इनको यूज कर पाते हैं व्हील्स को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। तो इसमें अच्छी खासी एनर्जी ऐसी लूज हो जाएगी। और दूसरा की, और थर्ड पॉइंट की, इसमें जो आईसी इंजन में जो इसका जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इंजन के थ्रू इस रोटेटिंग पार्ट पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उसके लिए हमें ना मतलब अलग अलग स्पीड पे अलग अलग स्पीड पे अलग अलग टॉर्क होता है। मतलब अ, हम इंजन में कितनी एनर्जी, ठीक है, सप्लाई करें जिससे कि उस पर्टिकुलर स्पीड पे मैक्सिमम टॉर्क मिले। तो वो क्योंकि वेरिएबल होता है आईसी इंजन में, तो उसमें हमें एक ट्रांसमिशन के लिए गियर बॉक्स लगाना पड़ता है। तो जिस स्पीड पे हमें उसी स्पीड का ट्रांसमिशन लगाना पड़ता है, मतलब गियर लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो व्हील को ड्राइव कर पाता है। लेकिन ये टेस्ला में इसकी जरूरत ही नहीं है, जितना करंट दोगे उतना ज्यादा टॉर्क आएगा और उतना ज्यादा स्पीड ये गाड़ी भागेगी। तो सिर्फ एक पेडल होता है, एक ब्रेक होता है, और इसको तुम बिल्कुल स्मूथली ड्राइव कर सकते हो, कोई गियर बॉक्स की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, मैं क्या बता रहा था तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक मोटर, सॉरी। तो देखो मैकेनिकल वाला पार्ट है, वो गियर बॉक्स में अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे लगेगा समझाने में। लेकिन बस इस तरह से समझ लो कि अलग अलग स्पीड पे जो आईसी इंजन्स होते हैं उनकी, वो अलग अलग स्पीड पे अलग अलग टॉर्क मतलब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसमें तुम कोई भी गाड़ी खरीदोगे ना तो उसमें टॉर्क बताया रहेगा कि इस आरपीएम पे इतना टॉर्क है, ठीक है, 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। अगर 2000 3000 आरपीएम है तो वो आरपीएम के हिसाब से जो कार है उसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है टॉर्क। तो वो वेरिएबल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पीड कुछ भी हो, हम टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग स्पीड पे अलग अलग टॉर्क डिलीवर होता है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक मतलब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें हम अ, उसमें स्पीड मतलब जितना भी करंट देंगे ना उसके अकॉर्डिंग टॉर्क होगा, तो उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन और उतनी ज़्यादा स्पीड आएगी। तो ये काफ़ी सिंपल है इस मामले में, ठीक है। और टेस्ला में ऑटो पायलट भी है, तुम पीछे सो जाते हो
लेकिन वो इंडियन रोड्स पे वो चलेंगे कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो चलेंगी। वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जो लग्जरी रोड्स हैं, मतलब उसमें मार्जिन गैप बहुत अच्छा खासा हो, क्योंकि उसके सेंसर्स बहुत सारे लगे होते हैं, कैमरा होते हैं, सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स के अकॉर्डिंग वो गैप देख करके अपनी स्पीड डिसाइड करता है, ठीक है। और आने वाली जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनको भी वो, उनकी भी स्पीड को वो डिटेक्ट करके डिसीजन लेता है कि कैसे, किधर रहना है, लेन चेंज करना है, नहीं चेंज करना है, स्पीड कितनी रखनी है, ये सारी चीजें। हाँ, तो ये हमारा मोटर है। मोटर का काम यही है कि वो रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस करेगा, हमें रोटेशन चाहिए। तो रोटेशन कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका अ, एक एक पॉसिबिलिटी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे? तो हम इलेक्ट्रिक मोटर बनाने जा रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिक मोटर का नाम है डीसी मोटर। डीसी मोटर किस लिए? क्योंकि हम डीसी पावर यूज करके मोटर को डिजाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कैसे जो रोटेटरी मोशन होता है वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसको समझ लो। उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, अ, हम एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक, इस तरह का सिलेंडर लेते हैं, ठीक है। मैं सबसे सिंपलेस्ट टाइप का मोटर डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे रोटेशन चाहिए। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें पता चल गया है कि अगर हम करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है, और टॉर्क का मतलब है कि कॉइल रोटेट करती है, ठीक है। तो हम कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को यूज करके रोटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कॉइल अपने आप में तो उसको कुछ रिजिड सपोर्ट चाहिए, तो उसी के लिए मान लो कोई ऐसी बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक, इंसुलेटिंग टाइप की, ठीक है। मैं एक मॉडल प्रपोज कर रहा हूँ, ये इसका काफी एडवांस्ड वर्जन यूज होता है, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अराउंड हम, ये जो सिलेंडर है इसके अराउंड हम कॉइल की वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। और कॉइल कैसे वाइंड कर रहा हूँ वो देखना तुम, इसको तुम जरूर मिस जज कर दोगे। रेक्टेंगुलर कॉइल कुछ इस तरह से है। sorry, इसको थोड़ा सा मैं और अलग तरीके से बनाता हूँ। हमारा जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये एक ही लूप नहीं है, इस तरह के बहुत सारे लूप्स हैं, ठीक है। इस तरह से लूप्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो करंट कैरिंग, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ना, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया इससे पिछली क्लासेस में, ठीक है। और इसके अक्रॉस हम करंट पास करा सकते हैं। तो यहाँ पे करंट कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, ठीक है। तो इससे करंट पास कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह करंट कैरिंग कॉइल है। अब हम क्या करते हैं कि इस करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं, ठीक। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से परमानेंट मैग्नेट्स को रखा, और उसके बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल रखा। और जैसे ही रेक्टेंगुलर कॉइल को रखेंगे, कॉइल का मतलब है, एक काम करते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए, मान लो इसकी जो पोलैरिटी है तो कुछ ऐसे है, मैं थोड़ा भी रफ में ही समझा रहा हूँ। इधर से करंट जा रहा है, तो करंट के अकॉर्डिंग ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, जैसे ही ये करंट कैरिंग कॉइल होगा, जैसे इसके अराउंड करंट फ्लो करेगा, तो ये कॉइल बिहेव करेगा बार मैग्नेट की तरह, ठीक है, जिसका कि मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करी है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करी है। तो जैसे ही कॉइल को हम रखेंगे ना,
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क एक्सर्ट करेगी, ठीक है। और ये कॉइल रोटेट करेगा, कॉइल के साथ साथ ये सिलेंडर, और सिलेंडर से लगा हुआ आगे कुछ शाफ्ट होगा, फैन होगा, कुछ भी होगा, कन्वेयर बेल्ट, वो सब रोटेट करेंगे, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है ना उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ करंट कैरिंग कॉइल को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। हम चाहते हैं कि किसी तरह से इस करंट कैरिंग कॉइल को यूज करके हम कंटिन्यूअस रोटेशन प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो देखते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल को रख दो, रोटेशन मिल जाएगा। चेक करते हैं। तो तुम सोचोगे, और अब मैं यहाँ पे वो मैग्नेट्स भी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना करंट कैरिंग कॉइल रखते हैं, करंट कैरिंग कॉइल रखते हैं। तो स्टार्टिंग में करंट कैरिंग कॉइल कुछ इस तरह से है, ठीक, ये समझाना थोड़ा मतलब इतना आसान नहीं है, और फिगर भी बहुत क्लियर चाहिए। स्टार्टिंग में किस तरह से करंट कैरिंग कॉइल को रखा है, और मैं जानबूझ करके सेम फिगर ले रहा हूँ जो कि करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर टॉर्क एक्सप्लेन करते टाइम में फिगर्स ड्रॉ की थी, बिल्कुल वही फिगर यूज कर रहा हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आए कि अभी ये करंट कैरिंग कॉइल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। और ये जो प्लेन है ना, इस मोमेंट में ये जो कॉइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, ठीक है। तो अब तुम सोच करके बताओ, जैसे ही हम स्विच ऑन करें करंट फ्लो करेगा, तो इमीडिएटली क्या होगा? करंट फ्लो करने का मतलब क्या होगा? जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो इमीडिएटली क्या होगा? इमीडिएटली क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के ऊपर टॉर्क एक्सर्ट करेगी, और टॉर्क की वजह से ये जो कॉइल है ना रोटेट करेगा, और थोड़ी देर के बाद ही, ठीक है, थोड़ी देर के बाद ही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी कि इस करंट कैरिंग कॉइल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इस पोजीशन तक आने से पहले पहले, ये समझ में आ रहा है ना, इस पोजीशन तक आने से पहले पहले मैं कह रहा हूँ कि हमेशा कॉइल के ऊपर टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में ही लगा है। ये कॉइल को भी थोड़ा तुम देख रहे हो ना, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी तुम्हें। मैं अलग से सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट ड्रॉ करता हूँ। स्टार्टिंग में मैग्नेटिक मोमेंट कुछ यूं है, ठीक है, 90 डिग्री पर हमने मैग्नेटिक मोमेंट को रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे है, और जैसे ही इस पोजीशन में हम कॉइल को रखेंगे, टॉर्क की वजह से ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस तरह से रोटेट करने लगेगा, कि थोड़ी देर में ये कुछ ऐसे होगा, और कुछ देर के बाद ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या होगा इसके बाद? क्या होगा? क्योंकि इस पोजीशन तक आने से पहले पहले हमेशा कॉइल के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट कर रहा है, तो इस टॉर्क की वजह से ना हमेशा इससे पहले ये कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेट कर रही होगी, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। तो जैसे ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, तो कॉइल यहाँ पर रुकेगी नहीं, ये और आगे रोटेट, वेलोसिटी की वजह से और आगे रोटेट करेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब इससे आगे जाने की कोशिश करेगी तो क्या होगा पता है? बताओ। जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से भी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे रोटेट करने की कोशिश करेगी, तो अब क्या होगा पता है? क्या होगा? अरे बताओ। इससे पहले तो टॉर्क क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, लेकिन अब क्या है ना, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करना स्टार्ट करेगा, और और इस कॉइल की रोटेशन, कॉइल की एंगुलर स्पीड बढ़ेगी नहीं और डिक्रीज होगी। तो ये धीरे धीरे कॉइल क्या होगा ना, ऐसे ऐसे स्लो होगा, 90 डिग्री पर आकर के मोमेंटरीली रुकेगा, ठीक है, और टॉर्क इस टाइम में सबसे ज्यादा एक्ट कर रहा है, और फिर ये वापस आएगा। तो अगर हम करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख भी देते हैं, तो ये कॉइल कंटिन्यूअसली रोटेट नहीं कर सकता है, वो
वो ऑसिलेट करेगा और ऑसिलेट करते करते ऑसिलेशन डैम्प होगा कुछ टाइम के बाद, और अल्टीमेटली ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होकर के सेटल हो जाएगा। तो हम ऐसे अरेंजमेंट को यूज करके मोटर बनाना है तो हमें कंटिन्यूअसली, हम चाहते हैं कि ये जो कॉइल है ना कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहे। ठीक है, ये रुके नहीं, कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहे। तो कंटिन्यूअस रोटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस रोटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ? कंटिन्यूअस रोटेशन के लिए हम एक इंजीनियस अप्रोच यूज करते हैं। हाँ हाँ, तो फरकलीत का सजेशन है कि एक काम करते हैं, करंट को हम कट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुआ, कट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कट करेंगे ना तो क्या होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर ये टॉर्क जो है ना अब लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, और इतने टाइम तक क्योंकि एक एंगुलर वेलोसिटी आ गई है, तो इसी एंगुलर वेलोसिटी से ये कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहेगी। लेकिन मोटर का मतलब एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, मोटर का मतलब है टॉर्क। मोटर क्या करता है, कंटिन्यूअसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस केस में कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो हम अगर चाहते हैं कि ये कॉइल कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहे, क्योंकि ये खाली मतलब बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस में थोड़ी ना इसको रोटेट करना है, ये तो किसी ना किसी लोड से कनेक्ट होगा, और लोड को रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए। हम चाहते हैं कि कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में टॉर्क ऐड करे। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो हम, हाँ, तो हम एक बहुत ही इंजीनियस अप्रोच यूज करते हैं, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर तुम लोगों ने, मेरे पास एक किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किया था कि चाइनीज लोगों ने बहुत जबरदस्त टेक्निक इवॉल्व की है। वो क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया है कि ऐसे करके, तो वो क्या करते हैं कि ये कुत्ता है, इसके सामने ये हड्डी रखते हैं। ठीक है, तो ये कुत्ता क्या करता है, हड्डी के लिए, हड्डी को खाने के लिए आगे जाता है। लेकिन जैसे ही आगे जाता है तो ये हड्डी और आगे चला जाता है। ठीक है, तो फिर कुत्ता और आगे जाता है और हड्डी और आगे चली जाती है। तो इसको कभी हड्डी मिलती नहीं, उसके पीछे पीछे हमेशा भागता रह जाता है। ठीक है, तो उसी तरह का कुछ टेक्निक हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं कि करंट कैरिंग कॉइल का काम है, या मैग्नेटिक मोमेंट का काम है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ध्यान से सुनना, कि स्टार्टिंग में मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे है, हमारा करंट कैरिंग कॉइल कैसे है, इस तरह से। ठीक है, करंट यूं फ्लो कर रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क एक्ट करेगा, और इस टॉर्क की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो कॉइल है ना रोटेट करके यहाँ पे पहुंचे, इस डायरेक्शन में, और जो कॉइल है कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होता है, तो हम क्या करते हैं कि इमीडिएटली करंट को रिवर्स कर देते हैं। इमीडिएटली करंट को रिवर्स कर देते हैं, तो उससे क्या होता है पता है? करंट को रिवर्स करने की वजह से क्या होता है, जैसे ही हमने करंट को रिवर्स किया, चलो मैं इसको एक और यहाँ पे, जैसे ही हमने करंट को रिवर्स किया, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी है, और बैटरी के जो वायर्स है ना, तुम क्या करते हो, यहाँ पे बैठे हुए हो, और इमीडिएटली जो बैटरी का वायर है उसको क्या करते हो, इसको इधर लगा देते हो और इसको इधर लगा देते हो। तो जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स करते हो, तो अब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। ठीक है, और वो कैसे रिवर्स करते हो बात की बात है, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुआ, हम अगर किसी भी तरह से इमीडिएटली करंट को रिवर्स कर दें तो क्या होगा, करंट को रिवर्स कर दें तो क्या होगा, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट जो है
राइट हैंड रूल से देखोगे तो वो इमीडिएटली रिवर्स होके इधर पहुंच जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ने बहुत मेहनत करके मैग्नेटिक मोमेंट को अपनी डायरेक्शन में अलाइन किया, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हुआ ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इमीडिएटली करंट रिवर्सल की वजह से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं। अब जैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है तुम्हें लगे टॉर्क जीरो है, टॉर्क इस मोमेंट पे जीरो है, लेकिन क्योंकि इनर्शिया की वजह से इसके पास कुछ ना कुछ तो स्पीड बची हुई है, तो ये थोड़ा आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा भी आगे जाता है ना, अब दोबारा से ठीक है, दोबारा से हमारे डाइपोल के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट करने लगता है। अब ये फिर से मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ आता है और इसके ऊपर टॉर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होता है और फिर से करंट रिवर्सल करते हैं, और करंट रिवर्सल की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है फिर ऑपोजिट पहुंच जाता है। तो कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है, हम मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, जिससे कि हमेशा ही टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करते रहता है, और कॉइल हमारा, ये जो कॉइल हमारा कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है। ठीक है, कितनी इंजीनियस टेक्निक है। लेकिन लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रिवर्सल करेंगे कैसे, रिवर्सल कैसे करेंगे, तुम्हें क्या लगता है, बताओ कैसे रिवर्सल करेंगे? करंट को कैसे, मतलब तुम यहाँ पे बैठ करके, ऐसा तो नहीं है कि हाथ से पकड़ के मैकेनिकली, जैसे तुमने देखा कि ये रोटेट होकर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इमीडिएटली तुमने वायर के कनेक्शन को पलट दिया, फिर एक रोटेशन में पलट दिया। अब 2000 आरपीएम से मोटर रोटेट कर रहे थे, तुम 1 मिनट में 2000 बार उसको रिवर्स करोगे, ठीक है, उसके लिए तुम्हें फ्लैश बनना पड़ेगा। तो हमारे पास लकीली दूसरा तरीका है। या तुम अभी ये बोल सकते थे कि डीसी की बजाय हम ऐसा क्यों ना करें कि अपना करंट सोर्स ही चेंज कर दें। मतलब ये जो बैटरी है ना, बैटरी क्या करती है, डीसी बैटरी क्या करती है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है नॉन स्टॉप। ठीक है, 2 वोल्ट की बैटरी है और उससे मान लो 2 एम्पेयर का करंट है, तो कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का 2 एम्पेयर करंट निकलना है। लेकिन हमारे पास ऐसे सोर्सेज है कि जैसे एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स क्या करता है ना, आधे साइकिल में एक साइड करंट जाता है, आधे साइकिल में दूसरी साइड करंट जाता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आधे साइकिल में इधर करंट जाएगा और आधे साइकिल में वापस करंट आएगा। तो या तो एक तरीका है कि हम कॉइल के साथ एसी सोर्स कनेक्ट कर दें, लेकिन एसी सोर्स कनेक्ट करने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी से थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना तो मोटर वाइब्रेट करने लगेगा, उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मोटर हमेशा, मतलब 2000 आरपीएम है तो वो वेरिएबल होता है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट 2000 पे कोई भी मोटर जो हम यूज करेंगे वो बिल्कुल 2000 आरपीएम पे ही फंक्शन करे, वो लोड के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब जो प्रैक्टिकली हमें जहाँ पर मोटर लगाना है उसकी स्पीड थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, तो एसी सोर्स फीजिबल नहीं है। वैसे एसी सोर्स को भी लगा करके मोटर बना सकते हो, ऐसे मोटर हम बनाएंगे आगे, लेकिन तुम्हारे कोर्स में एसी मोटर्स नहीं है, लेकिन जब हम मैग्नेटिज्म डिस्कस कर लेंगे तो एसी मोटर्स भी आउट ऑफ इंटरेस्ट हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो एसी मोटर्स की जो वर्किंग है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, करंट रिवर्सल के लिए हम क्या करते हैं, इंजीनियस टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही अक्लमंद आदमी था और उसका नाम था इंजीनियर। ठीक है, तो ये प्योर फिजिक्स का पार्ट है, तो इसीलिए इंजीनियर्स क्या करते हैं, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे एक टेक्निक लगाते हैं और उससे ऑटोमेटिक रिवर्सल होता है। ये मैग्नेटिक मोमेंट है, तुम लोग नोटिस करना, करंट यूं फ्लो कर रहा है, तो करंट यूं फ्लो करने के लिए बैटरी का ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऐसे कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि हम इन दोनों वायर्स को बैटरी के साथ हार्ड वायर नहीं करते हैं। ठीक है,
इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इनको ना यहाँ पे ला करके इनको इस तरह से समझो कि ये जो है ना, ये सिलिंड्रिकल पार्ट से ऐसे करके इसका जो आगे वाला एंड होता है ना, इस तरह के सिलिंड्रिकल पार्ट से कनेक्टेड होता है, सेमी सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है। और जब ये कॉइल रोटेट करता है तो ये सिलिंडर्स रोटेट करते हैं, ठीक है। और इसके अगेंस्ट जो बैटरी हम कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी से इसको हार्ड वायर नहीं करते हैं। हमारे हमारे रेक्टेंगुलर लूप के जो करंट कैरिंग वायर्स का जो ये एंड है, इस एंड को हम बैटरी के साथ हार्ड वायर नहीं करते हैं। इंस्टेड हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे करके स्लिप ब्रश यूज करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे बस ये टच में है लेकिन हार्ड वायर्ड नहीं है, ठीक है। और इसको अल्टीमेटली बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अब तुम गेस कर सकते हो कि जैसे जैसे ये रोटेट करेगा ना, सिर्फ इतना वाला पार्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे जैसे रोटेट करेगा तो क्या होगा पता है, रोटेट करते करते थोड़ा और, मतलब स्टार्टिंग में ये पोजीशन है, ये स्टार्टिंग में पोजीशन है, और हमारा स्लिप ब्रश कुछ ऐसे है, ठीक है। ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा तो पूछना, मैं थोड़ा सा जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये ना ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करता है, तो क्लॉकवाइज रोटेट करने की वजह से कुछ देर के बाद क्या होगा पता है, कुछ देर के बाद ये यूं आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक पहुंचेगा। और जैसे ये 90 डिग्री से रोटेट करेगा, जैसे ये 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक पहुंचेगा, ठीक है। अब तुम गेस कर पा रहे होगे क्या, हाँ 90 डिग्री तक पहुंचेगा, तो अभी भी ना, अभी 90 डिग्री नहीं पहुंचा है, अभी भी स्लिप ब्रश जो है ना, ये वाला एंड नेगेटिव ही है, ये वाला एंड नेगेटिव है, और इधर वाला जो एंड है ये पॉजिटिव है। गेस कर पा रहे हो। लेकिन अब जैसे ही 90 डिग्री को क्रॉस करेगा ना, तो अब क्या होगा पता है, ये इनका नाम रख दूं क्या, इसको अलग अलग कलर दे देता हूँ, नहीं तो तुम्हें लगे ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, ठीक है। पहले ये नेगेटिव था, अरे यार ये मैं गलत लिख रहा हूँ, सॉरी, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, ठीक है। और ये जो है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव था। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री का रिवर्सल होता है, तो अब क्या होगा पता है, क्या होगा, अब नेगेटिव वाले टर्मिनल के साथ रेड वायर कनेक्ट हो जाएगा, ये स्लिप ब्रश है इधर, और पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ ब्लैक वाला वायर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। और जैसे 90 डिग्री वाला वैल्यू ये क्रॉस करेगा, करंट रिवर्स हो जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट जो इधर आना चाहिए था वो इमीडिएटली इधर चला जाएगा, और फिर से टॉर्क इसके ऊपर क्लॉकवाइज ही एक्ट करेगा, फिर से ये हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, और जैसे ही हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा फिर से जो टॉर्क मैग्नेटिक मोमेंट है वो रिवर्स हो जाएगा, और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। मोटर का फंक्शनिंग समझ में आया कुछ। तो मेरे पास मोटर, अब मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग इसको देखना। ठीक है, तो इसमें फिगर थोड़ा और क्लियर है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हम्म, कि
ये स्लिप ब्रश है हमारा, यहाँ पे ये देखो, ये क्या हो रहा है, पेन, ओह शिट, पेन चार्ज खत्म हो गया। चलो ठीक है, ऐसे ही समझो कि इस फिगर में तुम देख सकते हो कि ये जो कम्यूटेटर्स लिखे हुए हैं ना, वो कॉइल के साथ कम्यूट करते हैं, मतलब कॉइल के साथ ही वो टर्न करते हैं, ठीक है, इन्हीं की वजह से करंट रिवर्सल होता है। और जो दूसरा पार्ट लगा है ये स्लिप ब्रश है, ठीक है। स्टार्टिंग में कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है तुम देख सकते हो, हाफ साइकिल के बाद वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है। ठीक है, अब इसके अलावा एप्लीकेशंस, ये फिगर सबको क्लियरली दिख रहा है? तो अभी मेरे पास चैट नहीं ऑन है, स्क्रीन शेयर किया मैंने, तो तुम लोग अनम्यूट करके मुझे बता दो कि फिगर सबको दिख रही है ना? यस सर, दिख रही है। ठीक है, तो इतना वेट तुम जो कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद अब इसमें कुछ पूछना है तुम लोगों को? ठीक है, अब इसके बाद का एप्लीकेशन है स्पीकर। अच्छा, ये स्पीकर मैं ऐसे दिखा दूंगा तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। स्पीकर कितने लोगों ने ओपन किया है? पहले बचपन में हम क्या करते थे, मैग्नेट्स से खेलने के लिए जो भी ट्रांजिस्टर, रेडियो, ऐसा कोई भी स्पीकर खराब होता था तो उसको खोल करके उससे मैग्नेट निकालते थे। इस टाइप का मैग्नेट होता था, लेकिन ठीक है, किसी ने किया और किसी ने किया ऐसा? गुड। ये मैग्नेट देखा है तुम लोगों ने? ठीक है, ओके। तो होता क्या है कि आ, हमारे पास स्पीकर, जैसे क्लासरूम में हम स्पीकर यूज कर रहे होते हैं, मेरी आवाज आ रही है सबको? ये कुछ क्रैश कर गया था थोड़ी देर के लिए। अब पता नहीं, मैं जो रिकॉर्डिंग थी वो भी ऐसा ना हो कि गायब हो गई हो पिछले पूरे सेशन की। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि स्पीकर, हाँ, जो हम स्पीकर यूज करते हैं क्लासरूम में, मान लो तो उसमें ऐसे करके एक माइक्रोफोन होता है छोटा सा, ठीक है। और माइक्रोफोन के अंदर ना ट्रांसड्यूसर लगा होता है। ट्रांसड्यूसर एक तरह से सेंसर मान सकते हो। तो हम इसके सामने, ठीक है, कुछ भी अगर बोलते हैं, ठीक है, तो साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, और साउंड वेव और कुछ नहीं है, प्रेशर वेव है, ठीक है। तो जैसे ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एयर में एक सेकेंड, एक सेकेंड, जैसे ही हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो होता ये है कि ये साउंड ना एयर के थ्रू प्रेशर के फॉर्म में आगे ट्रैवल करती है, ठीक, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरह से आगे ट्रैवल करती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने
थोड़ा बहुत देखा था, ठीक है। और जिस भी फ्रीक्वेंसी से हम अपने वोकल कॉर्ड को ऑसिलेट करते हैं, उस वोकल कॉर्ड के आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं, और उनका जो एयर मॉलिक्यूल्स का जो ऑसिलेशन होता है वो मीडियम में आगे वो ट्रैवल करता जाता है वेव की फॉर्म में। तो जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड तुम प्रोड्यूस करोगे, उसी फ्रीक्वेंसी की साउंड या उसी फ्रीक्वेंसी की साउंड मीडियम में आगे ट्रैवल करेगी, ठीक है। उसी फ्रीक्वेंसी से एयर मॉलिक्यूल्स भी ऑसिलेट करेंगे, ऐसा ही होता है। तो उसी फ्रीक्वेंसी से ये जो माइक है ना, उसका जो सरफेस है काफी सेंसिटिव सरफेस होता है। स्टार्टिंग में तो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो थोड़ा सा वॉइस को कैप्चर करने के लिए होती है, नॉइस को भी मिनिमाइज करने के लिए होती है। उसके अंदर एक ठीक है, एक ड्रम जैसा रहता है जो कि काफी सेंसिटिव होता है, और जिस फ्रीक्वेंसी से एयर ऑसिलेट करती है उसी फ्रीक्वेंसी ड्रम भी ऑसिलेट करता है, और उसी फ्रीक्वेंसी से ये जो ड्रम का ऑसिलेशन है ना, या उस प्रेशर की वजह से ये जो एक ड्रम है वो ऑसिलेट करती है, और इस ड्रम के ऑसिलेशन को हम करंट में चेंज करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं? तो मतलब कैसे चेंज करते हैं वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तुम्हें बस इतना मानना है कि जिस फ्रीक्वेंसी से ये ड्रम ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और जिस फ्रीक्वेंसी की माइक का मतलब है कि माइक क्या करता है, ये जो मैकेनिकल सिग्नल है प्रेशर वेव की फॉर्म में, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारे पास करंट आ गया, जैसे ही हमारे पास करंट आ गया, तो करंट करंट को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है हमारे पास, स्पीकर का बॉक्स होता है, वो करंट को एम्पलीफाई कर देती है, ठीक है। और करंट करंट जैसे करंट की वैल्यू जितनी है, करंट की जो शेप है, मैं कह रहा हूँ करंट करंट सिग्नल कुछ इस तरह से आ रहा है, मान लो टाइम के साथ करंट सिग्नल ऐसा आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है? इसी तरह से प्रेशर वैरी कर रही थी, तो उसी तरह से करंट भी वैरी करेगा। तो जैसे भी करंट वैरी कर दिए, एम्पलीफायर क्या करता है कि इस करंट को ना किसी फैक्टर से ठीक इस तरह से एम्पलीफाई कर देता है, 10 टाइम्स कर देता है, 5 टाइम्स कर देता है, 100 टाइम्स कर, जितने भी फैक्टर से एम्पलीफाई करता है करंट को, वही उस एम्पलीफायर की एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहलाती है। एनीवे, कहने का मतलब है कि हम करंट को किसी भी फैक्टर से बिना करंट की शेप चेंज किए हुए हम किसी भी फैक्टर से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, करंट को इंक्रीज करते हैं, और अब ये जो करंट सिग्नल है ना, इस करंट सिग्नल को यूज करके हमें मैकेनिकल सिग्नल प्रोड्यूस करना है। पहले हम हमारे पास मैकेनिकल सिग्नल था, उसको यूज करके करंट सिग्नल प्रोड्यूस किया। करंट सिग्नल इसलिए प्रोड्यूस किया क्योंकि हम करंट को एम्पलीफाई कर सकते हैं डायरेक्टली। हम वॉइस को मैकेनिकल साउंड को डायरेक्टली हम एम्पलीफाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए पहले इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं, करंट बनाते हैं। और करंट को एम्पलीफाई करना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को यूज करके बहुत ही आसान काम है। तो हमने एम्पलीफाई किया करंट को, अब इस करंट को हम फीड करते हैं स्पीकर में, सॉरी ये स्पीकर का ही पार्ट है। अब इस करंट को फीड करते हैं, हमें करंट को इस तरह से इस करंट को इस तरह से ठीक है मॉडिफाई करना है कि मतलब इस करंट को इस तरह से हमें यूज करना है कि ये करंट करंट की जो भी वैल्यू है उसके उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रेशर वेव मिले, प्रेशर सिग्नल मिले, ठीक है। ऐसा कैसे मिलेगा? तो वो हम कैसे अचीव करते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी करंट आया ना एम्पलीफाई होकर के, उसको हम इस कॉइल में डाल देते हैं। इस तरह की ये कॉइल होती है, ये एक ही कॉइल ड्रॉ करता हूँ, हालांकि बहुत सारी कॉइल है। इस तरह से कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है।
करंट कैरिंग कॉइल है, और इस करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर एक सेकेंड, ये एफ है, एक मिनट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ना, इसको मैग्नेटिक, मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये समझना तुम्हारे लिए ठीक है इंटरेस्टिंग होगा, चैलेंजिंग होगा। यहाँ पे मैग्नेट किस टाइप का रखते हैं ना, इसके बीच में ऐसे करके एक छोटा सा, ठीक है, मैग्नेट रखते हैं, सिलेंडर का शेप का, इस तरह का, ठीक है। और इसका ये वाला जो सरफेस है ना, वो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, नॉर्थ 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 नॉर्थ, ठीक है। और इसके बाहर यूं ये ऐसे रखते हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके। ये मैग्नेट्स कैसे रखने हैं, ये मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, एक मिनट रुक जाओ। इसको मैं पहले ऐसे दिखा देता हूँ। मैग्नेट को ना, ये बीच वाला जो पार्ट है मैग्नेट का, इस तरह का है, और ये मैग्नेट का सिलिंड्रिकल शेल की तरह ये पार्ट है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये नॉर्थ है इसका सरफेस, और इसका सरफेस साउथ है। तो इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है, इस बार हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे रेडियल शेप की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी के बीच में हम अपना करंट कैरिंग लूप रखते हैं इस तरह से। स्पीकर माइक्रोफोन से करंट एम्पलीफाई होकर के इसी ब्लू कलर के कॉइल में जा रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ साइड व्यू ड्रॉ करेंगे ना, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसे एग्जिस्ट कर रही है, तुम लोग गेस कर पा रहे हो? अगर इस फिगर को हम साइड से ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, समझ पा रहे हो? ये इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इस तरह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल या सिलिंड्रिकल बोलो, ठीक है, ठीक। और ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तुम सोचोगे कि अगर हम करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इस पे तो टॉर्क फोर्स जीरो होना चाहिए, टॉर्क एक्ट करना चाहिए, लेकिन वो रिजल्ट तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। यहाँ पे हम करंट कैरिंग लूप को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो इसके ऊपर नेट फोर्स भी एक्ट कर सकता है, टॉर्क भी एक्ट कर सकता है। और यहाँ पे लूप के ऊपर फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, कितना एक्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है। ले जैसे इस एलिमेंट पर देखते हैं, किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, एलिमेंट के लिए लेंथ एलिमेंट कुछ ऐसे होगा, ये डीएल है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। मैंने करंट कैरिंग कॉइल को कैसे रखा है, ये गेस कर पा रहे हो ना? इसका ये वाला जो पार्ट है ना, बोर्ड के प्लेन के बाहर है, और ये वाला जो पार्ट है बोर्ड के प्लेन के पीछे है। तो अगर डीएल की डायरेक्शन देखोगे, इस वाले एलिमेंट की डायरेक्शन देखोगे, तो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड आएगी, ठीक है। ये डीएल है। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किधर है, ऊपर की तरफ है। तो डीएल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। और इस तरह से तुम कॉइल के किसी भी एलिमेंट पे फोर्स कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आती है, ठीक है। और फोर्स की जो वैल्यू होगी ना, वो ऑब्वियसली करंट के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। इसका मतलब जितना करंट पास करेगा उतना फोर्स एक्ट करेगा, और उस फोर्स की वजह से ये जो कॉइल है ना, इसको आगे हम इस तरह के एक ड्रम से कनेक्ट करते हैं। तो जितना फोर्स एक्ट करता है, जिस फ्रीक्वेंसी से करंट पास कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी से फोर्स एक्ट करता है कॉइल के ऊपर, और उसी फ्रीक्वेंसी से ये कॉइल टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है, और उसी फ्रीक्वेंसी से ड्रम भी ऑसिलेट करता है,
यानी कि ड्रम के सामने के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं और सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसका भी मेरे पास फिगर है यहाँ पर। इस फिगर को तुम देख करके थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे फिगर मुझे बनाने में प्रॉब्लम होती है। मैं 8 बजे के बाद एक्चुअली मैं यही कर रहा था कि देख रहा था कि फिगर मुझे बनाना ना पड़े। हाँ, अब तुम देख सकते हो कि ये ड्रम है। इसको हम कॉइल को वॉइस कॉइल बोलते हैं। इस वॉइस कॉइल के अंदर ही करंट ना पास होता है। करंट सिग्नल पास होता है एम्पलीफाई होने के बाद। अब करंट जिस तरह से वैरी करेगा उस तरह से इस कॉइल के ऊपर फोर्स एक्ट करता है और उस फोर्स की वजह से ये कॉइल टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है और सेम फ्रीक्वेंसी से इसके सामने का जो ड्रम है वो ऑसिलेट करता है। और ये बाहर वाला जो पार्ट है ना, ये बस वॉइस को डायरेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें से किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली एप्लीकेशन, क्योंकि एक साइक्लोट्रॉन भी बचा हुआ है तो मैं चाहता था 2-3 एप्लीकेशन छोटे छोटे वो 5 मिनट में बता ही दूं, लेकिन क्योंकि साइक्लोट्रॉन तो 5 मिनट में नहीं बता सकता, तो उसको हम देखेंगे कभी बाद में नेक्स्ट क्लास में। लेकिन मैं मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करूंगा, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, क्योंकि आगे और भी कुछ एप्लीकेशन आएंगे। जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन है, तो वो साथ में ही मिला करके जो मैंने लिखे थे एप्लीकेशन की लिस्ट वो भी बता दूंगा। ठीक है, अब सिर्फ